हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और आज के इस चैप्टर के अंदर मैंने कराना है कॉस्ट शीट को, जिसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कॉन्सेप्ट करेंगे आज हम कॉस्ट शीट का। ठीक है, कॉस्ट शीट। यह है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट शीट। और आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट शीट। देखिए, कॉस्ट शीट को करने के लिए सबसे पहले याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये 4 अलग अलग एक्सपेंसेस के बारे में बताया था, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑफिस एंड सेलिंग, जिसको हमने परचेजिंग, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से डिनोट किया था। आज हम इन सभी एक्सपेंसेस की हेल्प से एक फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझना, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं कोशिश करना बिल्कुल वैसे वैसे ही आप लिखें, सो दैट आपको ये करने में थोड़ा इजी और अच्छे से आपको हो जाएगा। ठीक है, जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा उनको आपने भी हाईलाइट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहां से होगा वो जरा देखते हैं। सबसे पहला हमारे जो स्टार्ट करते हैं वो होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी इन शॉर्टकट्स की। ठीक है, आप अभी पूरा लिखना रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूं कॉस्ट शीट का, इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर्स में काम आएगा ये फॉर्मेट, 3 चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 1, इसके बाद टिपिकल कॉस्ट शीट, ये तो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद टिपिकल कॉस्ट शीट, और एक चैप्टर आएगा हमारे पास रिकंसिलेशन। इन तीनों चैप्टर्स में ये फॉर्मेट काम आएगा, इसलिए इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझ के करना है। ठीक है, और जो मैं फॉर्मेट बनवाऊंगा और जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा या हाइलाइटर यूज करूंगा या डिफरेंट कलर यूज करूंगा, याद रखना उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग परचेज, और परचेज को हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। परचेज को हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना वो ध्यान से सुनना। 99% केसेस में 99% केसेस में ये तीन ही एंट्री आएंगी, और इसके बाद आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, और इसके बाद आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन 99% केसेस में 1% में क्या, तो उस 1% को ध्यान से समझेंगे। इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज, और माइनस कर देंगे सेल ऑफ वेस्टेज। किसी रियल क्वेश्चन में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, किसी रियल में, लेकिन मिलेंगी तो ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, मैंने ना अपनी कुछ डेफिनेशंस बना लेता हूं मैं, मतलब मैं अपने ही मन में अपनी कहानियां बना लेता हूं, जिससे मुझे टॉपिक्स को समझने में आसानी होती थी। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा मतलब क्या है मेरा। एक दो लाइन और लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। ठीक है, तो सुनना मेरे मतलब या मेरी कहानियां क्या होती थी और कैसे मुझे इन टॉपिक्स को समझने में आसानी होती थी, तो वो बताऊंगा। अब देखेंगे, इसके बाद जो मेरा आएगा उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे जो नाम लिखने हैं वो कौन कौन से लिखने हैं? सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, कैरेज इनवर्ट्स, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, इसलिए मैं एक्सपेंसेस हो सकता है थोड़े ज्यादा भी लिख दूं। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट फैक्ट्री, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे यहां पर आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे यहां पर आएंगे। डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस। देखो, फॉर्मेट बनाते टाइम हो सकता है मैं एंट्रीज काफी लिख दूं, क्योंकि ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम एक्सपेंसेस को मैं फॉर्मेट में कवर्ड कर दूं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी कुछ अपनी ही कहानियां बनती हैं, क्यों बनती है उसका रीजन समझना। ये जो लिखा है ना एक्सपेंसेस, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज, और ये लिखा है फ्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, मैंने अपने अपने अकॉर्डिंग ही मैंने डिफरेंशिएट कर लिया है। इसका मतलब समझेंगे ध्यान से, आपको भी समझ में आएगा। फ्रेट, सिर्फ फ्रेट लिखा हो या कैरिज इनवर्ड लिखा हो या कार्टेज लिखा हो, इसको कार्टेज भी लिख सकते हैं हम लोग, कार्टेज। अगर इस फ्रेट लिखा है तो मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखा है, जबकि अगर फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज है तो मैंने उसे और ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से भी ऊपर कर दिया है। ऐसा क्यों? तो समझो, फ्रेट का मतलब है कि मैंने फोन किया, मैंने बॉम्बे फोन किया, मैंने कहा जी मुझे 3 लाख रुपए का मटेरियल भेज दो। उन्होंने एक ट्रक में मटेरियल लोड करा और भेज दिया। 3 लाख रुपए मटेरियल के और 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज उन्होंने फ्रेट चार्जेस, या 25,000, 30,000, 40,000 उन्होंने फ्रेट चार्जेस और ऐड कर दिए। बिल आ गया मेरे पास 3,40,000 रुपए का। ये होता है परचेज और फ्रेट। समझ में आया? तो ये फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज क्या है? तो मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये फ्रेट और फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज में क्या डिफरेंस है? तो मैंने बोला, अगर मैं फोन कर रहा हूं कि मुझे इतने का मटेरियल दे दो, उन्होंने ट्रक में लोड किया और मेरे पास भेज दिया, मटेरियल कॉस्ट प्लस फ्रेट चार्जेस ऐड करे तो हम दोनों में डिफरेंस ये मानते हैं। लेकिन फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज क्या होता है? यहां से मैं बॉम्बे गया, यहां से मैं मुंबई गया, अब मुंबई जा रहा हूं, 2 दिन स्टे कर रहा हूं, वहां की मार्केट को पूरा सर्वे, उस मार्केट का सर्वे कर रहा हूं, होटल में रह रहा हूं, आने जाने का कॉस्ट बियर कर रहा हूं, 50,000 रुपए मैंने वहां पर गया खर्चा किया। जो पूरी मार्केट सर्वे की, उसमें जो खर्चा किया, उस खर्चे को हम बोलते हैं फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज। याद रखना, इस खर्चे को बोलते हैं फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज, कि मेरा मुंबई जाना, वहां पे रहना, जाने आने का खर्चा, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मार्केट घूमने का खर्चा, इन सभी खर्चों को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज। बच्चे ने कहा सर समझ में आ गया। अगर हम खुद जा रहे हैं तो फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज, अगर हम सिर्फ फोन कर रहे हैं तो फ्रेट या कैरेज इनवर्ड या फिर कार्टेज। समझ में आ गया? ऐसी डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है, यह भी मैं बता देता हूं, यह मैंने अपनी खुद ही बना ली समझने के लिए, क्योंकि पेपर में आपने डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन करनी, आपको समझ आना चाहिए कि यह चीज क्यों अलग है किसी अलग से। इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए ये आपको समझ में आना था ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये खर्चा नीचे भी लिख सकता था, लेकिन इसको ऊपर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये खर्चा हम खुद जाकर करते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए, अब इसके बाद इन सभी एक्सपेंसेस को करने के बाद जो मेरा खर्चा आए, जो मेरा आएगा वैल्यू, इस वैल्यू को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। पेपर में ये जो एंट्री लिखी है ना, मुश्किल से 3 या 4 एंट्री होंगी या 5 एंट्री होंगी, यहां तक जो मैंने 10-12 एंट्री कर दी है, पेपर में सिर्फ 5 होंगी। सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूं इसलिए शायद थोड़ी ज्यादा एंट्री करूंगा, और इन 4 या 5 एंट्री के करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहां तक के एंट्री के आपको मिलेंगे 2 नंबर। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद देखो, मैंने जो लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, ये बताया था परचेजिंग के और मैन्युफैक्चरिंग तक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक मेरा पहला हेड खत्म होता है। इसका मतलब यहां तक मेरा जो प्राइम कॉस्ट तक हुआ है, ये पहला हेड खत्म हो गया, पहला हेड। ठीक है, ये हेड खत्म हो चुका है, इसमें हमने ये सारे एक्सपेंसेस लिख लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना सेकंड हेड। इसको सेकंड कौन सा है? इनडायरेक्ट, जिसे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब इसको किस नाम से लिखते हैं वो जरा यहां पे देखेंगे। हम यहां लिखेंगे ऐड, और याद रखना ये क्योंकि मेन हेड है तो आपने ऐड भी कैपिटल में लिखना है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हेड था, ये हमारा मेन कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
और इस हेड का नाम है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है मेरा सेकंड मेन हेड चालू हो गया है। यहां तक फर्स्ट और अब सेकंड चालू कर रहे हैं हम। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड कहते हैं खर्चों को, ओवरहेड का मतलब है खर्चा। अब यहां पे हम फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब यहां पे लिखेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कौन कौन से हैं जरा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। अब देखिए, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस है? ये पेन है मेरे पास, ये पेन, या प्लेन पेन ले लेते हैं कोई, चलो ये पेन ले लेते हैं, ये पेन है मेरे पास, चलो एक, ठीक है। अब इस पेन पर यहां पर कंपनी अपना नाम लिखती है। मैं इस कंपनी के ऑनर के पास गया और मैंने बोला कि मुझे ऐसे 50,000 पेन चाहिए। कॉलेज में इलेक्शन है और मुझे पूरे कॉलेजेस में पेन बंटवाने अपने नाम के। देखा होगा अपने कॉलेजेस में अलग अलग नाम से बढ़ता है, ABVP, NSUI, कुछ इस टाइप से नाम के कॉलेजेस में पेन वेन बढ़ते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी कंपनी का पेन नहीं चाहिए नाम, मुझे मेरे को अपना नाम लिखवाना है, ठीक है। अब 50,000 पेन का ऑर्डर अगर मिल रहा है कंपनी को सिर्फ इसलिए कि वो अपना नाम ना लिखकर मेरा नाम लिखेगी, तो कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? अब कंडीशन एक और है कि मुझे ये पेन विद इन 10 डेज चाहिए, मुझे ये पेन विद इन 10 डेज चाहिए। कंपनी की जो एस्टिमेशन प्रोडक्शन है 10 डेज की, वो 30 to 40,000 पेनों की है। 30,000 पेन टू 40,000 पेन ही बना सकती है मैक्सिमम, और मेरे को चाहिए 50,000, 50,000 पेन चाहिए, 50,000 पेन चाहिए, और वो भी मेरे नाम से। और कंपनी के पास ये जो कलर है, ये है, ये कलर है ब्लैक। मैंने कहा कि मुझे ब्लैक नहीं, मुझे रेड कलर से चाहिए, क्योंकि पीले के ऊपर लाल रंग ज्यादा हाईलाइट होगा तो मेरे को मेरा नाम जल्दी से हाईलाइट होगा, तो मुझे रेड कलर से लिखवाना है। अब कंपनी कहेगी जी मेरे पास ये लाल कलर तो है ही नहीं, और मेरी कैपेसिटी है मैक्सिमम 40,000 पेन बनाने की, और मैंने कहा कि मुझे चाहिए 50,000 पेन। तो अब 10,000 पेन के कारण या सिर्फ ये लाल कलर ना होने के कारण कंपनी मेरे ऑर्डर को एक्सेप्ट करे या छोड़ दे? एक्सेप्ट तो करेगी ही करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को। अब कंपनी सिर्फ मेरे ऑर्डर के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करेगी रेड कलर का, इस एक्स्ट्रा, क्योंकि वैसे रेड कलर नहीं चाहिए, पूरे पेन में कहीं पे भी रेड कलर नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे नाम को लिखवाने के लिए कंपनी को रेड कलर लेना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा परचेज को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रेड कलर की जरूरत है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए मुझे सडनली रेड कलर का मार्क या इंक खरीदना पड़ रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट का तो मुझे पता है, स्टार्टिंग में ही परचेज कर लूंगा मैं, लेकिन बीच में कुछ ऑर्डर आ गया, उसके लिए अलग से कुछ खरीदना पड़ा, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। पहला चीज समझ में आ गई। अब इनडायरेक्ट लेबर की बात करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? मैंने बोला कि मुझे 50,000 पेन चाहिए, कंपनी बोलती है जी हम तो 40,000 पेन ही बना सकते हैं 10 दिनों में। तो क्या 10,000 पेन कंपनी नहीं बनाएगी मेरे 50,000 ऑर्डर को पूरा करने के लिए? कंपनी तो बनाएगी। कंपनी क्या करेगी? एक्स्ट्रा लेबर हायर कर लेगी नाइट शिफ्ट के लिए।
डे शिफ्ट में काम होता है, कंपनी सिर्फ 10 दिन या उसमें से 8 दिन 5 दिन जितने दिन के लिए भी, सो दैट मेरा ऑर्डर फुलफिल हो सके, वो 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन के लिए एक्स्ट्रा लेबर हायर करेगी जिससे मेरा ऑर्डर पूरा हो सके। लेकिन क्या वो लेबर जो 10 दिन के लिए हायर कर रही है वो परमानेंट हो गई है? नहीं। तो परमानेंट ना होने के कारण वो टेम्परेरी बेसिस पर जो लेबर हायर करती है सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली में दिवाली के टाइम पर, या दिल्ली का पूरी इंडिया में हो सकता है, दिवाली के टाइम पर जो मिठाइयां बनती हैं उसके लिए कुछ दिन पहले ही हम एक्स्ट्रा लेबर हायर कर लेते हैं, सो दैट मैं अपनी मिठाइयों को पूरा बना सकूं, स्टॉक कर सकूं। तो ऐसे ही हम जब टेम्परेरी बेसिस पर किसी लेबर को हायर करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मतलब परमानेंट। ये जो वेजेस है ना, ये जो वेजेस है इसी को हम लेबर भी बोलते हैं, ये लेकिन परमानेंट वाली है, और ये टेम्परेरी बेसिस पर कुछ दिन के लिए हायर कर ली है। आ रहा है समझ में जो मैं बता रहा हूं? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया और इनडायरेक्ट लेबर हो गई। इसके बाद अब हम बात करेंगे फैक्ट्री के अंदर डेप्रिसिएशन की, फैक्ट्री की लाइट की, फैक्ट्री के इंश्योरेंस की, इसके बाद पावर। याद रखना पावर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में होती है। मैंने बताया था एक हॉलेज, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने हॉलेज। एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक ही फैक्ट्री के अंदर मेरे पास बहुत भारी भारी मशीनें हैं जो हम लोग तो नहीं उठा सकते, मतलब लेबर तो नहीं उठा सकती। 5,000 10,000 किलो की मशीन है, तो एक प्लेस पर या एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेके जानी है, और 10,000 किलो की मशीन है तो कैसे जाएगी? किसी क्रेन की हेल्प से, जो उसका जो खर्चा होगा उसे बोलते हैं हॉलेज। जरूरी नहीं हो ये हो, अगर है तो यहां पे लिखेंगे फैक्ट्री में ही। इसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, और जो भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होंगे वो सभी इसी में आएंगे, ठीक है। जैसे ऑयल है, रिपेयर है, और अदर्स। बाकी कोई छूट जाएगा तो बाद में देखेंगे। अदर्स एक्सपेंसेस, इन सभी को जब हम ऐड कर लेंगे तो मेरे पास यहां पर जो बनेगा, इन सभी को ऐड करने के बाद इसे हम लिखते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। याद रखना इन सभी को ऐड करने के बाद जो मेरा बनेगा उसे हम बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कोई नाम रह जाएगा तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी एक फॉर्मेट बना रहे हैं सिर्फ अभी हम। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम यहां पे क्या करेंगे वो देखेंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद आप कंटिन्यूटी में रखना, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब इसके बाद मेरा आता है यहां पर नेट
फैक्ट्री। अच्छा याद रखना, अपने हम इस फैक्ट्री को ही वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा टीवीज में, या हम बोलते भी हैं कि कहाँ जा रहे हो, हम अपनी वर्कशॉप जा रहे हैं। वर्कशॉप का क्या मतलब, हम अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं। तो आप फैक्ट्री बोले या वर्कशॉप बोले, बात एक है। तो वर्क को सिर्फ वर्कशॉप नहीं लिखते, सिर्फ वर्क लिखते हैं। तो नेट फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट, ये आ जाएगा मेरे पास। यहां पर मेरा सेकंड हेड खत्म हो गया। याद रखना, ये मेरा फर्स्ट हेड है। यहां से मैंने फैक्ट्री ओवरहेड शुरू किया और वो यहां पर खत्म हो गया। अब देखो, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। थर्ड पर क्या आता है, ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये थर्ड आएगा। और लास्ट में है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ऑफिस की बात करते हैं। फॉर्मेट में जरूर, मुझे पता है मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं फॉर्मेट, लेकिन आप ही को बेनिफिट मिलना है इसका। ऐड, अब हम यहां पे लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड खर्चों को बोलते हैं। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब के सब यहां पर आएंगे। मैंने आपको देखो लास्ट टाइम बताया भी था यहां पर, जैसे डायरेक्टर फीस है, मैनेजर सैलरी है, टेलीफोन बिल है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, ऑफिस का लाइट है, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ऑडिट है, अदर्स एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये खर्चे यहां पे लिखना शुरू करें। चलिए, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम डायरेक्टर फी, या फिर सैलरी भी कह सकते हैं हम इसे। ये कॉन्टिन्यूटी में ऐड होता जाएगा। इसके बाद मैनेजर सैलरी, ऑडिट फी, टेलीफोन बिल, ऑफिस लाइट। याद रखना, ऑफिस में पावर नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं सर ऑफिस में तो एसी भी तो होता है, तो याद रखना एसी पावर का पार्ट नहीं होता, एसी नॉर्मल लाइट में आता है। ठीक है, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ऑफिस का इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। और कोई छूटा है? आ, हो गए हैं। इसके बाद अदर्स, अदर्स एक्सपेंसेस, ये हमने लिख दिया इसमें। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री जिसे हम बोलते हैं, इसका जब टोटल कर देंगे यहां से इसमें ऐड करते गए यहां तक, तो इसे बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब हमें इसमें ऐड करना होता है, इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग
स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये एक फॉर्मेट बना रहा हूं अभी मैं। इस पूरी कॉस्ट शीट की जो जान है वो ये एंट्री है। इस एंट्री को जो मैंने लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इस एंट्री को मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया है हिडन एंट्री। हिडन एंट्री, हिडन एंट्री समझते हैं ना, छुपी हुई एंट्री। क्वेश्चन में ये एंट्री डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये एंट्री डायरेक्टली गिवन नहीं होगी, इसको निकाला जाता है। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये मैंने यहां से और पीछे पेज जितने भी बनाए हैं, इन सभी एक्सपेंसेस में या सभी एंट्रीज गिवन होंगी, हमें सिर्फ उठानी है और लिख देनी है, इस फॉर्मेट में लिख देनी है। लेकिन इस एंट्री को निकालने के लिए अभी दो फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा मैं आपको, उसके बाद ये एंट्री समझ में आ जाएगी आपको। समझ में आ गया? तो इसे हिडन एंट्री कहते हैं। मार्क कर लें, जरूर जरूर मार्क कर लें इसे। इसमें इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, और तब जो आएगा उसे हम बोलते हैं COGS। COGS की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर मेरा थर्ड हेड भी खत्म होता है। ये देखिए, ये वाला हेड भी खत्म हो गया। मैंने कहा है ना, इन्हीं से बनती है कॉस्ट शीट। सिर्फ बीच बीच में एंट्री एक दो और आ जाती है जो फॉर्मेट को बनाती हैं। तो 1 2 3, अब लास्ट और फाइनल रहेगा जिसे हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा लास्ट और फाइनल है फोर्थ। ऐड कर देंगे अब हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो यहां पे हम लिखेंगे। वो कौन कौन से खर्चे हैं जरा वो देख लेते हैं। और याद रखना, इस पॉइंट को देखो, यहां पर पहले समझो, ये तो डायरेक्ट है ही, तो डायरेक्ट में हम लिखते नहीं है, सीधा एंट्री शुरू करते हैं। ये मेन हेड है ऐड, इसको लिखेंगे जरूर। एक, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। समझ में आ गया? 3 मेजर बड़े हेड्स हैं, तो तीनों हमने लिख लिए हैं। और उसको ऐड भी ADD करके लिखना है, प्लस नहीं लिखना। समझ में आ गया? ये हाईलाइट करते हैं हम इसका मतलब, इससे क्लियर हो रहा है? चलिए, अब सेलिंग में कौन कौन से खर्चे आते हैं देखो, मैंने यहां पे लिखवाए थे, आपको याद है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, कमीशन, कैरेज, आउटवर्ड डिस्काउंट, सेल्समैन सैलरी। बहुत है ये हमारे लिए। सबसे पहले अच्छा, इसमें ना एक एडवर्टाइजमेंट भी है, इसमें हमने शायद एडवर्टाइजिंग नहीं लिखा, एक इसमें वो भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजिंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो डिस्काउंट, कमीशन, सेल्समैन सैलरी, और क्या क्या था देखो, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस,
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, बस, और कैरिज आउटवर्ड। ये जरूर याद रखना है, कैरिज आउटवर्ड। परचेजिंग के टाइम पर जो खर्चा होगा, परचेजिंग के टाइम पर जो खर्चा होगा उसे हम बोलते हैं, जो भी कार्टेज के रूप में, उसे कैरिज इनवर्ड बोलते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जो सेलिंग के टाइम पर मैंने ये पेन बनाना है और इसको बनाने के लिए पहले मटेरियल मंगाना है, तो जो मटेरियल आएगा उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो आएगा मेरा डायरेक्ट में। मटेरियल बन के तैयार हो गया, पेन पूरा तैयार है, अब मुझे इसे बेचने के लिए बाहर भेजना है। सपोज करो मैं इस पेन को कैलकाटा भेज रहा हूं, तो अब यहां से वहां पर अगर जाएगा तो यहां से जो बाहर जाने की कॉस्ट है उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, ये हमें पता है, हमने पहले भी किया हुआ है, बस बहुत है ये। इन सबको अब यहां पे हम ऐड कर देंगे। इन सभी को जब हम ऐड कर देंगे तो मेरा बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल। कुछ क्वेश्चंस में हमें सेल यहां पर गिवन होगी, या सेल हम निकाल लेंगे, सेल हम निकाल लेंगे। तो जो बीच का डिफरेंस आएगा, उस बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं अपना प्रॉफिट। और ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर का काम करेगा, और ये हमारा एक तरीके से बीच के डिफरेंस को हम बोल देंगे काइंड ऑफ बैलेंसिंग फिगर, ये वाला। ठीक है, ये हमारा काम करेगा। एक क्वेश्चन है जिसमें अभी ये भी निकालेंगे हम अलग तरीके से, बाकी तो सारे में आपको गिवन होंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मुझे पता है टाइम टेकिंग प्रोसेस मैंने लिया है इसके लिए, लेकिन समझना और समझाना ये दोनों बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हेड है, बिल्कुल अलग, प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इसके बाद मैंने आपको बताया है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, यह हमारा सेकंड खत्म होता है। फिर थर्ड चालू हुआ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको मार्क कर लें, उसे लिख लें, आगे काम आएगा। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये क्लोजिंग स्टॉक वाली है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको स्पेशली हाईलाइट करें जैसे मैंने करी है। फिर आता है मेरा COGS, और लास्ट हेड ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में बनता है कॉस्ट ऑफ सेल। और याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम अपना टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम अपनी टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर सेल और कॉस्ट का डिफरेंस कहलाया जाता है प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला था कि इस एंट्री को करने के लिए पहले मुझे दो फॉर्मूले लिखने होंगे, तो वो दो फॉर्मूले लिख रहे हैं, अब वो देखेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो जरा ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1, सेल इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स, आप पूरा लिखना, प्लस प्रोडक्शन और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। और ये जो सेल है ना, ये सेल जो है हमारी, ये यूनिट्स में है,
ये यूनिट्स में निकालने का काम करेगा। सेल इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी यूनिट्स में है, प्रोडक्शन भी यूनिट्स में है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी ये यूनिट्स में है। ये याद रखना है। सेल इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स इन यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन इन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी यूनिट्स में। एक तो ये फॉर्मूला काम करना है आपने, और एक और फॉर्मूला है हमारे पास सेकंड। एक और फॉर्मूला है हमारे पास सेकंड, और वो फॉर्मूला क्या है वो याद रखना, वो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये पर यूनिट में निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जरा यहां पे देखेंगे, मैंने जो इस एंट्री को मार्क किया है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इस एंट्री को निकालने के लिए वो भी पर यूनिट में, यूनिट्स हम यहां से निकालेंगे, यूनिट्स हम यहां से निकालेंगे, और पर यूनिट वैल्यू यहां से निकालेंगे। समझ में आ गया? इसलिए दो फॉर्मूले बताए हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहां से और क्लोजिंग फिनिश गुड्स पर यूनिट की, पर यूनिट्स यहां से, एक यूनिट की वैल्यू यहां से और टोटल यूनिट्स यहां से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर पुट कर देंगे। अब ये कैसे निकलता है? ये होता है जैसे मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये हम इससे निकालेंगे। बस याद रखना, ये जो एंट्री मैंने बताई है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो एंट्री निकालनी है, इसके लिए आपने ये दोनों फॉर्मूले लगाने जरूरी हैं। सबसे पहले क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहां से निकालेंगे, और या तो मान लो यूनिट्स आ गई 1000, तो वो तो 1000 यूनिट है, मुझे रुपीज में चाहिए, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मान लो एक यूनिट आ गई 5 रुपए की, तो 1000 यूनिट इंटू 5, तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे हम, यहां पर वैल्यू लिखेंगे हम 5000। समझ में आ गया? तो ये हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट किया है कॉस्ट शीट का। इस फॉर्मेट के ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अब कराऊंगा न्यूमेरिकल, जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएंगे। फॉर्मेट मैंने बहुत आराम से, बहुत एक्सप्लेन करके बनवाया है, अब न्यूमेरिकल बहुत जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर भी अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज करके मुझसे वो डिस्कस कर सकता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ।